हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम देख रहे हैं पार्ट 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पिछली क्लास में भी हमने यही चैप्टर किया था और प्रश्नावली 1.1 किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। आज हम कुछ और देखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और साथ ही साथ हम करने वाले हैं उदाहरण संख्या 5 से 7। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं आपको। जैसा कि पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए मिलती है कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासेज सभी विषयों की, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको मिलती है फ्री क्वालिटी कंटेंट, जहां पर आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और शानदार नोट्स को आप देख सकते हैं। उससे अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग से, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां देखिए, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं। पहला तो परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, सारी की सारी परिमेय संख्याओं को हम a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो हर है ना, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो ये जो हर की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर आपने a/b लिखा है तो b 0 नहीं हो सकता है, अगर आपने p/q लिखा है तो q 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो मेन टॉपिक चल रहा है हमारा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण दिया है परिमेय संख्याओं का, और इन सारी संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि -3 को आप लिख सकते हैं -3/1। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में बहुत बढ़िया से। शून्य को आप लिख सकते हैं, शून्य भी एक परिमेय संख्या, इसको आप लिख सकते हैं 0/1। 7 को लिख सकते हैं 7/1। बात समझ में आ रही है। 11/2 को ऑलरेडी पहले से ही p/q के फॉर्म में लिखा गया है, इसको भी पहले से p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। आइए बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान देना, ये जो p/q की बात हो रही है ना, यहां पर p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, तो बात करें तो p और q ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब जैसे किसी बच्चे के मन में एक बात आ सकती है, एक डाउट आ सकता है कि सर करड़ी में 2 जो लिखा है, जिसको आप अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, इसको भी तो हम करड़ी में 2/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन इस बात पर भी तो आपको ध्यान देना है कि ये p और ये q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये वाला तो पूर्णांक है, नो डाउट। ये एक जो संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है 1, ये पूर्णांक है। लेकिन ये जो करड़ी में 2 है आपका, ये पूर्णांक नहीं है। अब जब पूर्णांक नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्णांक नहीं है। अब जब ये पूर्णांक नहीं है बच्चों, तो क्या हम करड़ी में 2/1 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों के दोनों p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने देखा वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहले को हम परिमेय संख्या बोलेंगे और दूसरे को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं
परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक संग्रह होता है। तो परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को एक संग्रहित रूप से क्या बोलते हैं हम, एक संग्रहित रूप से हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अच्छा, कोई और भी संख्या होती है क्या वास्तविक संख्याओं के अलावा? बिल्कुल होती है। एक होती है, जैसे मैं बात करूं संख्या पद्धति की, मैथ्स में बात कर रहा हूं संख्या पद्धति की। अब मैथ्स वर्ड क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि कंप्यूटर की आप संख्या पद्धति देखेंगे तो उसमें केवल और केवल 2 अंक यूज होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। लेकिन हम अगर मैथ्स की बात करते हैं तो कौन कौन से अंक यूज होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक यूज होते हैं। ठीक है, अब संख्या पद्धति में हमने नंबर देखा तो एक तो वास्तविक संख्याएं आ गई, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। एक तो आ गई हमारी कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और दूसरी आ गई हमारी कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। आज तक शायद आपने काल्पनिक संख्याएं देखी ना हो, मैं दिखाता हूं आपको काल्पनिक संख्याएं कैसी दिखती हैं। जैसे करड़ी में अगर हम कोई नंबर माइनस का ले लेते हैं, ऋण चिन्ह का ले लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसके बारे में हम 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, मतलब 10वीं क्लास में। काल्पनिक संख्याओं से आपका कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। तो वास्तविक संख्याएं हमने देखी 2 प्रकार की हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हम बात करते हैं अब परिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को आगे विभाजित नहीं किया गया है, लेकिन परिमेय संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि ये भी 2 प्रकार की होती हैं सर। एक तो पूर्णांक हो गया और एक अपूर्णांक हो गया। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, यहाँ धनात्मक नहीं लिखा, भी बताऊंगा मैं क्यों नहीं लिखा है। तो पूर्णांक जो नंबर लाइन पर हम ये सारे नंबर्स डिनोट करते हैं ना, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलता जाता है। इधर की बात करूं अगर मैं, -1, -2, -3 अनंत तक चलता जाएगा। अब अगर आप 0 के दाहिनी तरफ के सारे नंबर्स को देखते हैं तो ये होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर हम 0 के बाईं तरफ की सारे नंबर्स को देखते हैं, मतलब कि इन सारे नंबर्स को देखते हैं, तो ये होते हैं हमारे कौन से पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें आप 9th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए इसका एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, जो भूल जाने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच गया 0। 0 न तो धनात्मक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 0 कैसी संख्या है, कैसा पूर्णांक है? तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है। बात आ रही समझ में? न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन? तो किसकी बात हो रही है? 0 की बात हो रही है। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी? अब ध्यान से मेरी बात समझो। ये जो 1 से स्टार्ट हुआ और अनंत तक गया, कहां तक गया? अनंत तक। इसको हम बोलते हैं कैसी संख्या है ये होती हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब अगर प्राकृत संख्याओं के साथ आपने 0 को भी मिला दिया, तब ये बन जाएंगे कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। अगर आपने सारी प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को भी मिला दिया, तब ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आ जाइए यहां पर, ये बातें अगर आप समझ चुके होंगे तो यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णांक होते हैं और एक अपूर्णांक होते हैं। अपूर्णांक का मतलब सिंपल सा है। अपूर्णांक को हम एक और नाम से लिख सकते हैं, इसको हम भिन्न बोल सकते हैं। अपूर्णांक को भिन्न बोल सकते हैं या दशमलव भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? भिन्न या दशमलव। तो यहाँ पे आपको भिन्न दिख रहा है, आपको अच्छे से पता है कि सारी की सारी भिन्नों को हम दशमलव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बात?
तो पूर्णांक को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए ये वाले, कौन से वाले ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारे यहां से लेके माइनस की तरफ जाते जाओ, माइनस अनंत तक, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक जिनकी बात यहां पर की गई है। अब इसको छोड़कर, ऋणात्मक को छोड़कर आप शून्य से लेके कहां तक की बात करेंगे, अनंत तक की, धनात्मक की ओर। तो इन सभी को बोल दिया गया पूर्ण संख्या, शून्य से लेके कहां तक, धनात्मक तक, और कहां तक, अनंत तक। तो ये सभी की सभी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं, या इनको हम और एक नाम से जानते हैं ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब क्या हो गया, ऋण के बाद आने वाली संख्या। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ऋण धन उत्तर, ऋण धन उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद में, उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो ऋण धन उत्तर से क्या बन गया, ऋणोत्तर बन गया। ऋण धन उत्तर से क्या बन गया हमारा, ऋणोत्तर। आ रही बात समझ में, मतलब ऋण संख्याओं के बाद में आने वाली वो सारी संख्याएं। तो यहां तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये जो ऋणोत्तर संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें अगर आपने शून्य को अलग कर दिया तो जो एक से लेके अनंत तक की संख्याएं बचती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। 2-3 बार समझा दिया, हर एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है बातें सारी, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे केवल और केवल अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो एग्जाम में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। अब तो आपको पता भी चल गया, लेकिन एक बार हम कंपेयर करके देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ध्यान से बात सुनेंगे, क्योंकि जो बातें यहां की जाएंगी वहीं से आपका जो प्रश्न आ रहा है उसका हल आप तभी कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो पहली बात तो ऐसी हो गई कि ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q का मान शून्य नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि अगर किसी भी भिन्न में अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, अगर किसी भी भिन्न का हर 0 हो गया तो उस भिन्न का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि 2/0 का मान, तो बहुत लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। ये बिल्कुल गलत बात है। 2/0 का मान इनफाइनाइट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कि इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कभी नहीं बोलना है। 2/0 का मान ना तो शून्य होता है ना ही इनफाइनाइट होता है। शून्य किसका मान होता है? अगर किसी संख्या का अंश, किसी भी भिन्न का अंश शून्य हो गया और हर कुछ भी हो गया, कुछ भी का मतलब कोई भी संख्या, तो उसका मान जो है हमेशा शून्य आएगा। लेकिन अगर वही हर 0 हो गया, हर शून्य हो गया, तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। बातें क्लियर हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो P/Q जहां Q का मान शून्य नहीं हो सकता है और P तथा Q दोनों क्या हैं? दोनों पूर्णांक हैं। कैसे हैं? पूर्णांक हैं। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम यही बात करें तो अपरिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में निरूपित नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात, बात खत्म। जब किया ही नहीं जा सकता तो आगे की बात ही नहीं करनी हमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहां पर P और Q एक मानक परिमेय संख्या होती है। अभी हम आगे इसके बारे में दोबारा बताएंगे। मानक परिमेय संख्या, मानक परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान से यहां पर समझ लीजिए। अगर मैंने कोई भिन्न लिखा 2/4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये मानक परिमेय संख्या नहीं। ये मानक परिमेय संख्या कब होगी? जब अपने निम्न फॉर्म में होगी, मतलब इसको आप कट करके लिख देंगे। और निम्न फॉर्म में कब होती है? जब अंश और हर का एक के अलावा
एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि पहले मैंने 2/4 लिखा था, तो 2 और 4 क्या एक के अलावा और किसी पहाड़े में और किसी टेबल में आ रहे हैं? तो बिल्कुल 2 के पहाड़े में भी 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। मतलब कि एक तो इसका गुणनखंड है ही, साथ ही साथ 2 भी 2 और 4 का गुणनखंड हो गया, मतलब इसके 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला कि मानक परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका केवल और केवल एक गुणनखंड होता है, और वो गुणनखंड कौन होता है? 1, 1। क्लियर है बातें? ठीक है, तो इतना बहुत है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो आप प्रश्नावली 1.2 जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला है सह अभाज्य पूर्णांक, जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं ये? जैसे कि नंबर्स का पेयर लिखता हूं मैं, आप बताना कौन कौन से सह अभाज्य हैं और कौन कौन से सह अभाज्य नहीं हैं। यहां पे कुछ नंबर्स लिख दिया। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि इनको सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, यही आते हैं ना। और ये एग्जाम में आने वाले 100% श्योर क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका चैप्टर 1 एग्जाम में आ रहा हो और इस प्रकार के क्वेश्चंस ना आए। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझेंगे कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। यहां पर मैंने कुछ पेयर ऑफ नंबर्स लिखा है, कुछ नंबर्स को, कुछ संख्याओं को जोड़े के रूप में लिखा है। सबसे पहली वाली संख्या की बात करें 2 और 4 की, तो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम 2 और 4 की बात करते हैं, 2 और 4 की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं। एक के पहाड़े में 2 भी आएगा, एक के पहाड़े में 4 भी आएगा, लेकिन ये 2 और 4 2 के पहाड़े में भी आ गए, 2 के पहाड़े में भी आ गए 2 और 4। मतलब कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होगा, और वो गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त गुणनखंड आ गया। अतिरिक्त गुणनखंड की वजह से यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आइए हम बात करते हैं 4 और 10 की। 4 और 10 एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं, सभी पूर्णांक एक के पहाड़े में आते हैं, नो डाउट। 2 के पहाड़े में फिर से ये 4 और 10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होता है, इसीलिए ये भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। हम बात करते हैं 4 और 9 की। 4 और 9 आप देखेंगे तो केवल और केवल एक के पहाड़े में आता है, ऐसी बात सही है। 2 के पहाड़े में 4 तो आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़े में 9 तो आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, मतलब दोनों आने चाहिए उस पहाड़े में। तो 4 और 9 कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब हम बात करते हैं फिर से मानक परिमेय संख्याओं की। अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर्स, मानक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखता हूं, मतलब कि 2/4 लिखता हूं, तो ये मानक नहीं है। इसको मानक बना दूं मैं, 2 से काट दो, 2 से काट दो, ये बन गया 1/2, मतलब ये है मानक परिमेय संख्या, क्योंकि 1 और 2 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड 1 है। आ रही बात समझ में? अब हम बात करते हैं 4 और 10 की। 4/10 लिख दिया, ये भी मानक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 2/5। अब 2/5 जो है मानक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसा कोई भी पहाड़ा, कोई भी टेबल नहीं है मैथ्स में जिसमें 2 भी आ रहा हो और 5 भी आ रहा हो। मतलब इनका कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है? हम बात करते हैं 4/9। इसको हम काट नहीं सकते, मतलब ये अपने निम्न फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सबसे ज्यादा सरलीकरण रूप बोलते हैं, भिन्न का सरलीकरण रूप, तो उसमें पहले से ही है ये, मतलब कि इसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो ये वाला और ये वाला कैसी संख्याएं हैं? मानक परिमेय संख्याएं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं
जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल सिर्फ एक हो, उसको हम बोलते हैं मानक परिमेय संख्याएं। क्लियर है बात? अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो पहले की बात थी जो समझना, उदाहरण 5 को समझने के लिए जिनका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हम बात करेंगे उदाहरण 5 की। इसमें हम सिद्ध करने वाले हैं कि √3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो समझेंगे, दो तरह से मैं बताता हूं। पहले समझाऊंगा कि कैसे, मतलब आपको समझ में आ जाए चीजें कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, जिससे कि 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको 3 या 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। तो पहले हम समझते हैं, ठीक है। जैसे करड़ी में 3 को एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, तो पहली लाइन क्या होती है? माना, उल्टा मान लो, उल्टा मान लो, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है ना। मम्मी कभी कभी बोलती हैं बेटा खाना खा लो, नहीं खाऊंगा मम्मी, तो वही है, मतलब मम्मी की बात का उल्टा ही करोगे। वही है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम हैं उल्टे बच्चे, मतलब कि उल्टी खोपड़ी के। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, मैंने तो उल्टा मान लिया, एक परिमेय संख्या है। मम्मी की बात मानते हो आप लोग? मैं तो मानता हूं, है ना। नहीं मानो तो अभी भी कुटाई कर देती है मम्मी मेरी, ठीक है। तो माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं हम उनको a/b के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि करड़ी में 3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने उल्टा मान लिया कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है और दुनिया की जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको p/q a/b के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जहां a तथा b एक नहीं, a तथा b कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य। अभी सह अभाज्य बताया ना, सह अभाज्य a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। एक एक लाइन ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि करड़ी में 3 समझ गए ना, तो करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13, कुछ भी दे दे आपको, यही पैटर्न चलेगा, बस नंबर बदल जाएगा। अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, तो जब 2 पूछा जाएगा तो 3 की जगह बस आपको 2 लिख देना है, काम हो जाएगा आपका। जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है और b का मान क्या नहीं हो सकता है? तो b का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्याओं में हर कभी 0 नहीं होता है। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब यहां पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, कोष्टक में करके लिख देता हूं, a तथा b का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। एक एक बात को समझते हुए चलना है, कोई गुणनखंड नहीं है। इतनी बार लिख दिया कि अब तो सारे बच्चों को याद हो चुका है कि सर सहभाज्य पूर्णांक वही पूर्णांक हैं जिनमें एक के अलावा, मतलब कि कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, वो किसी के भी पहाड़े में नहीं आ रहे होंगे। अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं। यहां पर हमने पहले ही मान लिया कि चलो करड़ी में 3 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है। इसको मैं दोबारा लिखूंगा, करड़ी में 3 बराबर a/b, b को इधर भेज दो तो करड़ी में 3 b बन जाएगा। ये b यहां पर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है। कैसे होता है? करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना आता है? 3। तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो गया, b का वर्ग हो गया b स्क्वायर, a का वर्ग हो गया a का वर्ग। जब भी किसी समीकरण को आप वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ आपको वर्ग करना होगा। वर्ग कर दिया। ये 3 किसके नीचे जा रहा है? 3 जा रहा है a स्क्वायर के नीचे। जैसे बता रहा हूं समझते रहो। 3 जा रहा है a स्क्वायर के नीचे, मतलब कि a स्क्वायर जो संख्या है वो किससे विभाजित हो रही है?
3 से विभाजित हो रही है। 3 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक है। अब जब a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रही है तो a भी संख्या जो है वो 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ऊपर वाला तो सब समझ में आ गया जो अभी तक आपने बताया है। ये वाली लाइन सर समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। ठीक है, समझो ये जो 3 है किसके नीचे जा रहा है? a स्क्वायर के नीचे। कैसे जा रहा होगा कि b स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर बट्टे 3, मतलब जो a स्क्वायर है वो 3 से पूरा पूरा क्या है? विभाजित है। तो वही मैंने लिख दिया, a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रही है या हो रहा है, जो भी है। अब जब a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो a भी 3 से विभाजित होगा। सर इन्हीं दोनों लाइन को एक बार समझा दो। आओ यहां पे देखो, जैसे कि 6 3 से विभाजित होगा, सही बात है। 6 जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी, तो 6 का स्क्वायर भी, उल्टा बता रहा हूं मैं, यहां देखिए मैं बोल रहा हूं कि 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित है। कैसे? 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 जो है वो 3 से पूर्णतया विभाजित है, पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित है। क्लियर है? तो जब 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ऐसे केस में 6 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यही बात मैं आपको बता रहा था, यही वाली बात मैं आपको क्या कर रहा था? बता रहा था। तो इसको छोटा सा करके कहीं कोने में पहुंचा दो ना, यहां क्यों रखना। तो ये लाइन समझ में आ गई कि a स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होगा तो सर a भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर? ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको लिख देना है a बराबर 3c। c क्या है? c कोई एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। अब a बराबर 3 से लिख दिया, इसको भी दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे। a बराबर 3c को वर्ग करो, a स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9c का वर्ग होता है c स्क्वायर। अभी बस मैं समझा रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। तो देखिए यहां पर a स्क्वायर का मान हो गया 9c स्क्वायर। कैसे हो गया? इसका वर्ग किया, इसको बना दिया, ऊपर कहां गया ये? इसको बना दिया हमने, ये तो हटा दो पहले, तो इसको हमने बना दिया समीकरण संख्या 1, इसको हमने बना दिया समीकरण संख्या 2। अब समीकरण संख्या 2 में a स्क्वायर का जो मान है वो है 9c स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान यहां पर रख दो। समीकरण 2 से a स्क्वायर का मान, ये वाला मान उठाओ और इस मान को कहां रख दोगे? इस मान को यहां से उठाकर ले जाओ और यहां पर रख दो। ठीक है, कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे ही आप मान रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो सबसे पहले ये क्या था? 3b स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया 9c स्क्वायर। अब इस 3 से इस 9 को काट दो, चलो इधर ले जाके काटते हैं, नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा। यहां पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ी सी जगह बना के आपको बताता हूं मैं। ध्यान से देखिए यहां पर, अभी दोबारा भी बताऊंगा, अभी तो मैं बस आपको समझा रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि जब ये आपके परीक्षा में आ जाएगा प्रश्न तो आपको कैसे लिखना है वहां पर। तो 3b बराबर 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9c स्क्वायर बट्टे 3। कैसे हुआ? 3 यहां पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इससे इसको कट कर दो। कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, मतलब b स्क्वायर बराबर हो गया 3c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3c स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर एक बार कोई भी डाउट हो तो आप बताएं यहां तक। तो ठीक है, यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आपने देखा b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3c स्क्वायर। इसको आप बना लो समीकरण संख्या 3। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको नहीं दिख रहा है? आओ दिखाता हूं। समीकरण संख्या 1 को देखो और समीकरण संख्या 3 को देखो। समीकरण संख्या 1 में ये 2 बातें लिखी गई हैं और समीकरण संख्या 3 में भी ऐसे आप 2 बातें लिख सकते हो। जैसे यहां पर मैंने बताया था ये 3 जा रहा है a स्क्वायर के नीचे, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही यहां पर 3 जो है किसके नीचे जा रहा है? b स्क्वायर के नीचे, तो आप लिखेंगे b स्क्वायर 3 से
विभाजित होता है, विभाजित होगा, इसीलिए अब b स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो b भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, b भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। बस आपको दो लाइनों को ध्यान में रखना है और दो लाइनों को देखते ही हमारा उत्तर आ जाएगा कि जो करड़ी में 3 है, जो हमने मम्मी की बात नहीं मानी थी खाना खा लो, तो हमें खाना खा लेना चाहिए था। मतलब कि जो करड़ी में 3 हमने शुरुआत में माना था कि एक परिमेय संख्या है, वाकई में वो अपरिमेय संख्या है। कैसे कैसे, ये दो लाइंस को देखना है आपको। इन दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देना है, यहां देखिए मैंने लिखा है ए 3 से विभाजित होगा, b 3 से विभाजित होगा, लेकिन शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि a और b दोनों कैसे संख्याएं होनी चाहिए, कैसे पूर्णांक होने चाहिए, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या था कि केवल और केवल एक फैक्टर होना चाहिए, एक ही गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ कम से कम एक और गुणनखंड आ रहा है 3, क्योंकि a भी 3 से विभाजित हो रहा है, b भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 एक अतिरिक्त गुणनखंड आ गया। 3 क्या आ गया, एक अतिरिक्त गुणनखंड जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि यह तो सह अभाज्य पूर्णांक है, केवल और केवल एक ही गुणनखंड एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणनखंड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमने जो माना था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, हमने जो माना था, हमने जो कंजम्पशन किया था वो बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात है, यही आपको बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है। यही बातें मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि पेपर में आपको कैसे लिखना है। अब तक मैं समझा रहा था, यही पैटर्न चलेगा कहाँ कहाँ पर, जब केवल अकेली संख्या आएगी। अकेली का मतलब करड़ी में 3 आ गया, करड़ी में 2 आ गया, करड़ी में 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, ऐसी संख्याओं के लिए यही फॉर्मेट आपका रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसको पेपर में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। माना, इसका हल करा रहा हूं मैं। माना करड़ी में 3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम करड़ी में 3 को लिख सकते हैं a/b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है जहां a तथा b, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं लिख रहा हूं, जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक। अगर आपने नहीं लिखा सह अभाज्य पूर्णांक तो आपका नंबर कट जाएगा। जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब केवल एक उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या लिख लिया हमने, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं हो सकता। ये इतनी बातें आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर थोड़ा सा भी मिस कर गए तो आपका एक नंबर पक्का कट जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा। अगर इसमें से कौन कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भूलना ही नहीं है, एक तो सहअभाज्य पूर्णांक लिखना है और एक ये बात लिखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आ जाइए। करड़ी में 3 बराबर a/b है, तो करड़ी में 3b बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, b को इधर भेज देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस क्वेश्चन में इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जाना, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप जाना पिछले 10 साल के पेपर लेना, और 10 साल में आपको क्या मिलेगा कि 10 के 10 साल, 8 साल भी नहीं, 9 साल भी नहीं, 10 के 10 साल
ऐसा प्रश्न आ चुका है, चाहे वो अकेला आएगा चाहे वो मिल के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आएगा जरूर। 3 नंबर जब आपको पता है कि यहां से आपके बोर्ड में बनने वाले हैं या किसी भी एग्जाम में 10वीं क्लास में 3 नंबर यहां से फिक्स हैं, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर करड़ी में 3 का वर्ग हो गया 3, बी का वर्ग हो गया बी वर्ग, और ए का वर्ग हो गया ए वर्ग, और इसको हमने बना दिया समीकरण संख्या 1। 3 जा रहा है ए स्क्वायर के नीचे, तो हम लिख देंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित, ए स्क्वायर जो है वो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अतः ए जो है वो 3 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इसका पैटर्न याद भी रखना है। पैटर्न एक तो समझना था, जो मैंने अभी पहले समझाया था, ये पैटर्न है जो एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। और इस लाइन को हमें फोकस में रखना है। कौन सी लाइन को? इस वाली लाइन को हमें फोकस में रखना है। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे अपना। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को, जो आपका मतलब कि जो पेपर चेक कर रहा है टीचर, उसको पता हो जाएगा कि हाँ आप समझदार बच्चे हो, आपको पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए 3 से भी विभाजित होगा, इतना हमने लिख दिया। तो ए बराबर अब हम लिख सकते हैं 3c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है? जहां c एक पूर्णांक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं हल्की सी। c एक क्या है? पूर्णांक है। क्लियर है बात? अब ये a बराबर जो 3c है, इसमें भी क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, और इसको हम बना देंगे समीकरण संख्या 2। और जैसा कि आपने यहां देखा था, 3 किसके नीचे जा रहा था? ए स्क्वायर के नीचे, तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, मैं सही कर देता हूं उसको। इसको हम 9c स्क्वायर लिखेंगे ना। ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहां पर a का वर्ग ए स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होगा ना, जो मैंने 3 लिख दिया था, और c स्क्वायर होगा। ठीक है, अब समीकरण संख्या 2 से ए स्क्वायर का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान समीकरण संख्या 1 में, समीकरण संख्या 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण संख्या 2 से ए स्क्वायर का मान 9c स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की जगह 9c स्क्वायर लिख देंगे, तो लिखेंगे 3b स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर का मान है 9c स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे 9c स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बट्टे 3, मतलब ये 3 यहाँ के विभाजित करेगा इसको, 3 एक अन्नम 3 और 3 त्रिका 9, तो आ गया बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। इसको बना देंगे समीकरण संख्या 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये 3 किसके नीचे जा रहा है? बी स्क्वायर के नीचे, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो बी जो है, बी भी 3 से डिविजिबल होगा। बी संख्या बी भी 3 से विभाजित होगा, जैसा हमने यहां किया था। क्लियर है बात ये? ठीक है, बी भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इन दो लाइन को देखो तो आपका काम बन जाएगा। ये विरोधाभास कर रही है लाइन, हमने जो माना है वो गलत है। मतलब कि
ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा मतलब ए का एक गुणनखंड 3 है, बी स्क्वायर सॉरी ए 3 से विभाजित होगा मतलब ए का एक गुणनखंड 3 है, बी भी 3 से विभाजित होगा मतलब बी का भी एक गुणनखंड 3 है, मतलब ए और बी दोनों का एक एक गुणनखंड क्या है, 3 है। ए और बी दोनों का एक एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन केवल और केवल क्या होना चाहिए था, एक ही गुणनखंड होना चाहिए था एक, लेकिन हमें एक और गुणनखंड 3 मिल गया, इसीलिए जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, यहां पे एक लाइन आप खुद से लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि हमने शुरुआत में जो माना था वो गलत है, क्योंकि यहां ए और बी का एक कम से कम, ए और बी का कम से कम एक अतिरिक्त गुणनखंड 3 भी है, अतः यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि जैसा हमने माना था इसका उल्टा हो गया। करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, और परिमेय संख्या का मतलब केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा गुणनखंड 3 आ गया, विरोधाभास हो गया हमारे कथन का। इसीलिए दी हुई संख्या करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं बात? जो मान के हमने पूरा किया ये वही गलत हो गया लास्ट में, क्योंकि उसका एक अतिरिक्त गुणनखंड 3 आ गया, आना नहीं चाहिए था, आना तो केवल और केवल 1 चाहिए था। इसीलिए दी हुई संख्या हमने जो माना वो गलत था, हमने जो परिमेय माना था वो गलत था, और जब गलत हो गया तो ऑटोमेटिक ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये लाइन लास्ट में आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले उदाहरण पर। ठीक है, दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो आप कर रहे थे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन अब बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर करड़ी में 3 को नहीं हमें सिद्ध करना है, हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे केस में हमने ऑलरेडी मान लिया कि यहां पर दिया है, जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा दिया होगा, या नहीं भी दिया है तो भी आप मान लेंगे दिया है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, शायद 2019 या 2018 का क्वेश्चन था, जहां तक मुझे पता है 2018 का क्वेश्चन था। उस टाइम पे पेपर भी आउट हुआ था, आपको याद होगा तो, सीबीएसई का। दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहां ऑलरेडी हम ये लेकर चलेंगे कि करड़ी में 3 हमें पहले से ही पता है कि एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं हल कैसे करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते तो सब कुछ है। हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें पहले से ही पता है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां भी वही काम करना है जो हम अभी कर रहे थे। मतलब कि माना, मम्मी की बात नहीं माननी है, माना माननी है, यहां नहीं माननी है। ऐसा मत करना कि सर बोल दिए थे मम्मी की बात नहीं माननी है, मम्मी की बात हमेशा माननी है, मतलब जिंदगी भर माननी है। ठीक है, माना, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा बोलने के अलावा कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि आपका नुकसान हो, तो उनकी बात तो हमेशा ही माननी है। ये मजाक का पार्ट था। माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा दिमाग लगाया, यहां पर एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो 5 माइनस करड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं a बट्टे b। आगे की बात लिखनी बहुत जरूरी है, जहां a और b, यहां सहभाज्य नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लिख लो कोई बात नहीं। a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं,
ठीक है, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा b का मान शून्य नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि करड़ी में 3 हमें पहले से पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर करड़ी में 3 को एक तरफ हमें छोड़ लेना है। कहने का मतलब करड़ी में 3 को यहीं रहने दो अपने चिन्ह के साथ, माइनस करड़ी में 3 है यहीं रहने दो, 5 को उधर भेजो, a/b -5, 5 इधर धनात्मक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस चिन्ह को भी उधर भेजेंगे तो माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो इनके चिन्ह बदल देगा, मतलब 5 अब धनात्मक हो जाएगा, पहले ऋणात्मक था, और a/b पहले धनात्मक था तो अभी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखें, ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये वाला परिमेय है। सर कैसे पता, क्योंकि 5 भी परिमेय है, a/b भी परिमेय है, परिमेय और परिमेय का अंतर जो होता है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है, राइट हैंड साइड पे दाएं पक्ष में एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक तरफ अपरिमेय हो जाए और एक तरफ परिमेय हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर से हमारा मानना गलत हो गया कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, मानना ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक तरफ अपरिमेय बराबर हो रहा है परिमेय के, तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं हो सकते हैं। हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यह क्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो दी हुई संख्या 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 5 और a/b परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय क्यों? क्योंकि a और b ऑलरेडी हमने परिमेय लिया था, क्योंकि पूर्णांक है ये। 5 और a/b परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर क्या हो जाएगा, जो यहां पे दिया है 5 माइनस a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या? तो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन करड़ी में 3 ये वाला एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय, राइट हैंड साइड में परिमेय, अतः यहां लिख दूं, जगह तो कम हो गई। तो एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, मतलब हमने जो अवधारणा बनाई थी कि, आप लिख लेना, ठीक है, यहीं तक है। हमने जो अवधारणा बनाई थी कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, वह अवधारणा, वह मानना हमारा क्या है, गलत है, रॉन्ग है। अतः दी हुई संख्या 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभी आप लोग लिखने में गलती कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये लिख लिया, ठीक है। अतः समीकरण 1 हमारे एजम्पशन को, हमारी अवधारणा को, या हमने जो माना था, सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, समीकरण 1 में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा यह मानना गलत है, यह मानना गलत है। क्या मानना गलत है? गलत है कि
5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, ऐसे आपको एग्जाम में अपने लिखना होगा। क्लियर है बातें? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अकेला आएगा करड़ी में 3 करड़ी में 2 या कुछ भी ऐसा करके, और एक आएगा या तो 5 माइनस करड़ी में 3 मतलब कि डिफरेंस दे रहा होगा, ऋण का चिन्ह होगा, या 5 धन करड़ी में 3 धन के चिन्ह के साथ आ सकता है, गुणा के चिन्ह के साथ आ सकता है, 5 गुणे करड़ी में 3 या भाग के साथ भी आ सकता है, 5 बट्टे करड़ी में 3। हर जगह ऐसा ही करना है। ऐसा करने का मतलब कि करड़ी में 3 जो था, जो आपको पहले से पता होगा कि अपरिमेय है, उसको एक तरफ और दूसरी साइड को एक तरफ। एक साइड आपकी अपरिमेय हमेशा बनेगी, एक साइड आपकी हमेशा परिमेय बनेगी। आगे हम प्रश्नावली में देखेंगे भी इस तरह के क्वेश्चंस, गुणा भाग वाले भी। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, जैसे ये गुणा वाला भी आ गया कि दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी तरह आपको खुद लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे? माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, हमेशा उल्टा मान के चलना है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में जिद्दी बन जाना है आपको, है ना, जिद्दी तो हो ही। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसको a बट्टे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। बहुत सारी किताबों में क्या होता है, p बट्टे q, m बट्टे n, कुछ भी लिख सकते हो, a बट्टे b। ये नहीं सोचना कि क्या p बट्टे q ही लिखना चाहिए, नहीं, जो आपका मन हो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, बात क्लियर है? अब क्या करना है हमें कि करड़ी में 2 हमें पहले से पता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो करड़ी में 2 को यहीं रहने देना है और 3 को यहां भेज देना है। अब आपको बताना है कि ये जो 1 बट्टे 3 भी है, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये जो करड़ी में 2 है, ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि किसी भी कंडीशन में अपरिमेय संख्या का मान परिमेय संख्या के मान के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, किसके बराबर नहीं हो सकता? परिमेय संख्या के मान के बराबर नहीं हो सकता। अतः शुरुआत में जो हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, वो मानना, वो अवधारणा हमारी बिल्कुल गलत है, मतलब हम बिल्कुल रॉन्ग मान के चल रहे थे। अतः दी हुई संख्या 3 करड़ी में 2 एक कैसी संख्या होनी चाहिए? एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, और होगी भी। आगे बात समझ में आई होप कि उदाहरण 5, 6, 7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, और ये कंफर्म क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ठीक है, फिर भी आपको कहीं भी मुश्किल आई हो, चाहे करड़ी में 2 चाहे करड़ी में 3, कहीं भी मुश्किल आई हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आए हुए हैं, आपका स्वागत दोबारा से है। जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले एक छोटी सी और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं अपने नए बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ। पुराने बच्चे तो जानते ही जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी क्लासेज मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की। साथ ही साथ अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन और बेहतर बनाने के लिए आप वैदिक मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं।
हम लोग क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। यहाँ जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स को आप फॉलो कीजिए। अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और बेहतरीन अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बनाए गए नोट्स को आप देखिए। तो ठीक है, आई होप आज की क्लास बहुत एंजॉय किए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगली क्लास में हम देख रहे होंगे प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। रुकना और थकना बिल्कुल मना है, क्योंकि आप हैं 10वीं क्लास में, आपको देना है बोर्ड एग्जाम। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।